क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ओके सर, परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, पी बटा क्यू के रूप में, यानी कि बटे के रूप में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक चीज है, ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 है। उदाहरण था। अब देखते हैं ऐसी संख्या, अब डेफिनेशन देखते हैं क्या है डेफिनेशन। जी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऐसी संख्या है, हम यहाँ पर एक चीज और नोट करेंगे, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं या जा सकती हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी वो संख्याएं हैं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q, P और जो Q है वो क्या है, यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसमें तो होती लिखा जा रहा है क्या होता है, होते हैं, और Q ये होता है। ठीक है, अब ये ऐसी सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, P और Q यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कोई संख्या लिख रहा हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल में मेरे नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 2/3 और माइनस है उधर, इधर कितना है 6/7 है। क्या है, 6/7 है। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन है, परिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या, अब देखो ये क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि है ना P बटा Q के, P बटा Q, अब P बटा 2/3 6/7 P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पर P क्या हो सकती है, तो ये दोनों वाली संख्या है, ये क्या हमारे P और ये हमारा क्या हो सकता है P बटा Q। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस संख्या को समझ सकते हैं कि वे संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिखूंगा, एक 4 लिखूंगा, 4 परिमेय संख्या हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं लिख दूंगा 4 के नीचे 1, 4/1, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि बटे के रूप में ये लिखी जा सकती है। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो, यही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखो थोड़ा सा हम इसको पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो आपको ध्यान रखना है कि उनके पीछे, उनके आगे चाहे माइनस आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लस तो लगा ही नहीं रहता क्योंकि प्लस में पहले होती है। जैसे 6/7 में ये वाला चीज था, ये ऋणात्मक था। क्या होता है, ये क्या था, ऋणात्मक था, ऋणात्मक यानी कि माइनस का था, और ये क्या था, धनात्मक था। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, P बटा Q के रूप में अगर वो है तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये चीज आप अपने दिमाग में यहाँ पर डाल लो। ये थी परिमेय संख्या के बारे में कुछ बातें, कुछ खास नहीं था, लेकिन भैया अब जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये परिमेय संख्या के बारे में बात हो गई, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और परिमेय संख्या को भी, अगली हमारी जो संख्या है, अभी संख्या ही चल रही है, आप देख लो कि आप इसी हिसाब से अंदाजा लगा लो कि आपका सिलेबस कितने टाइम में कवर हो पाएगा। लेकिन मैं आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अगर आप अजय भैया के चैनल से पढ़ोगे तो भैया सिलेबस आपका पहले ही होने वाला है। अब देखो हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है व्यक्तिक्रम, और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। थोड़ा जितना भी पॉइंट होगा वो मैं आपको समझाते चलूंगा। अगला पॉइंट हमारा व्यक्तिक्रम। ठीक है, सम विषम संख्या क्या होती है उनके बारे में मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्यक्तिक्रम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम तथा विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। इसको मैं बंद करके रख देता हूं। हम पढ़ेंगे पहले सम संख्या। ओके बच्चों, चलो अब सम संख्या क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सम संख्याएं वे होती हैं, अब इसके बारे में समझ लीजिए, जो पूर्ण संख्या 2 से पूरा विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो पूर्ण संख्या, अब देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, जो पूर्ण संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। अब यहां पर एक सरल भाषा में अगर मैं लिखूं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है
उसे सम संख्या कहते हैं। अब थोड़ा समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को, सम संख्या कहते हैं। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आप थोड़ा सा एक दिमाग लगा लीजिए कि जो संख्या है दो से पूरी तरह विभाजित हो वो क्या होती है, हमारी होती है भैया सम संख्या होती है। अब सम संख्या होती क्या है, मैंने अभी आपको बताया जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। अब ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो संख्या है वो जो सम संख्या है वो कोई भी हो सकती है A to Z, लेकिन पता कैसे करना है कि भैया ये सम संख्या है भी या फिर नहीं। तो अभी मैंने एक चीज बताई आपको, जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्या होती हैं। तो हम मान लीजिए एग्जांपल में हम रखेंगे थोड़ा सा कि एक मिनट ओके अब हाँ, जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर सम संख्या होती क्या है, जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित भाग हो जाती हैं, कट जाती हैं, वो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। हम थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं। अगर पेपर में आप जैसे हम मान लीजिए कि हमने ले लिया 4, तो 4 क्या है, ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमने ले लिया 6, 6 भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6। हमने ले लिया 12, 12 कैसे हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो 6 के 12। तो सिंपल एक चीज आपको समझनी है कि जो संख्या 2 से भाग हो रही है इजिली, जो 2 से विभाजित हो रही है वो सम संख्या, वो सारी की सारी सम संख्या है। अब हम ले लेंगे यहाँ पर 14 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, और हम ले लेंगे 18 ले लेंगे, और 20 ले लेंगे, 22 ले लेंगे, 44 ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो ये आप देखेंगे 2 से भाग हो रही है कहीं ना कहीं, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, और 2 था 20, 2 11, 2 22, 2 50। ठीक है, ये संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो ये क्या है, सभी की सभी सम संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए 11 सम संख्या है, 11 सम संख्या है, आप बताओ। अब वीडियो के नीचे कमेंट करो कि 11 सम संख्या हो सकती है क्या, 7 सम संख्या हो सकती है क्या, 3 सम संख्या हो सकती है क्या, 9 सम संख्या हो सकती है क्या, हो सकती है 9 सम संख्या हो सकती है क्या, 11 हो सकती है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रही। आप देखेंगे 2 से भाग हो जाएंगी क्या, ये बिल्कुल नहीं होगी। आप हो तो करके देख लो, भाग तो हो जाएंगी, लेकिन आएगा भैया पॉइंट में पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए कैटेगरी। ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। जैसे अगर आप 12 को 2 से विभाजित करोगे तो 2 छिक्के 12, ये पूरा विभाजित हो रहा है, कुछ पॉइंट में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप करोगे 11 की 2 से भाग, तो 2 पंजे 10, ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे तब 0 बढ़ाओगे, 2 पंजे 10, 5.5 आएगा। तो ये तो होगा नहीं भैया। अगर 10 है, 10 को 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, पूरा भाग हो रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो भैया पूरी तरह जो संख्या विभाजित हो जाती है 2 से, वे होती है सम संख्याएं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं कुछ खास नहीं है, इससे थोड़ा सा बस चेंजेस है। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याओं में कुछ खास चेंज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सम में क्या था, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो वह संख्या क्या होती हैं, वे होती हैं विषम संख्या। ठीक है, अब सम संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही थी, विषम संख्या क्या है, यहाँ पर चेंज है कि जो संख्याएं हैं वो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। अब ये संख्याएं कौन सी है थोड़ा समझ लीजिए। जो पूर्ण संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे 1 3 5 7 9, तो ये संख्याएं जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था, तो ये 2 से भाग नहीं होंगी। आप देखेंगे क्या हो जाएगी, 2 से भाग नहीं होगी, 3 भी 2 से भाग नहीं होगी, 5 भी 2 से भाग नहीं होगी, 7 भी 2 से भाग नहीं होगी, पूरी तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यहीं की जगह मैं आपको 12 ले लूं, लेकिन 12 क्या है, ये है सम संख्या। क्यों सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगी, 2 छिक्के 12, लेकिन ये नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गई, हमारी विषम संख्या हो गई। तो सिंपल एक इजी सा फंडामेंटल सिस्टम है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्या होती हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। ये थी भैया संख्याओं के बारे में। अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला था वो था हमारा व्यक्त क्रम। ठीक है, क्या था व्यक्त क्रम।
अब देखो व्यक्तक्रम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि पिछले लास्ट 2 सालों में संख्याओं में से तो क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन व्यक्तक्रम में से बहुत क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ठीक है, अब व्यक्तक्रम क्या है थोड़ा समझ लीजिए। हाँ देखो इस तरीके से कुछ लिखेंगे व्यक्तक्रम। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा बस एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बस इसको समझ लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे मैं वो भी बताऊंगा। अब व्यक्तक्रम होता क्या है, अब देखो मान लीजिए कि कोई संख्या है, कि कोई संख्या है 8/21 है, कोई संख्या क्या है 8/21 है। मैं अगर इसका आपको व्यक्तक्रम ज्ञात करने के लिए बोलूंगा तो आप सिंपल सा एक काम करना कि इस संख्या को उल्टा करके लिख देना 21/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा 16/9 का व्यक्तक्रम क्या होगा, तो 9/16 ही उसका व्यक्तक्रम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नाम याद रख लो बस। अब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं भैया, ऐसे किए जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, कि भैया 16/9 का व्यक्तक्रम क्या होगा, तो 9/16 उसका व्यक्तक्रम हो जाएगा। संख्या दी जाती है 20/16 का व्यक्तक्रम क्या होगा, 20/16 का व्यक्तक्रम क्या होगा 16/20। अब ये थोड़ा समझ लीजिए इसका कारण क्या है। अब देखो इसका कारण क्लियरली मेरे नोट्स में मेंशन है। देखो अगर यही पूछ लिया जाए कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगा, तो हम देख लेते हैं थोड़ा पॉइंट में क्या लिखा है। अब देखो यहां पर एक चीज है मैं आपको बता रहा हूं, अब देखो यहां पर 2 पॉइंट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। इन संख्याओं के बारे में व्यक्तिक्रम मैंने बता दिया, लेकिन जो मेरे नोट्स में 2 चीजें और मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो है क्या, देखो व्यक्तिक्रम क्या होता है बेसिकली कि कोई संख्या है, मान लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए कि आप यहां पर कोई संख्या दी हुई है 16/9 को किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। अब पूरा का पूरा जो हमारा व्यक्तिक्रम है इसी चीज पर डिपेंड करता है। 16/9 को किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो सिंपल है 16/9 को आप 9/16 से गुणा कर दीजिए, आपका 1 आ जाएगा। 16 से 16 कट हो जाएंगे, 9 से 9 कट हो जाएगा, बचेगा 1। ऐसे ही पूछ लिया जाए 8/1 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 1 आ जाए, तो 21/8 से आप कर दो, ये आपका व्यक्तिक्रम भी है। आप 1 से 21 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 20/16 का पूछ लिया जाता है, तो आप करोगे 16/20। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरीके से आता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है भैया, वो है हमारे नोट्स में क्लियरली मेंशन है, क्या 0 व्यक्तिक्रम है, बताओ क्या 0। अब देखो आपने किसी किताब में नहीं आपको मिलेगा, क्या 0 व्यक्तिक्रम है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आप बोलेंगे क्या 0 व्यक्तिक्रम है, तो इसका आंसर है आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो 0 है अतः 0 का कोई व्यक्तिक्रम नहीं होता है, 0 का कोई व्यक्तिक्रम नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 0 का कोई भी व्यक्तिक्रम यहाँ पर नहीं होता है। ये संख्याएं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं बच्चों। अब देखो, अब नवोदय विद्यालय के पेपर में कई बार ये जो संख्याओं से रिलेटेड है, मैं वैसे वो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, बहुत टाइम पहले आते थे, लगभग 2014, 15, 12, 13 में आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते, तो मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू का सिलेबस एक इतना बड़ा सिलेबस, उसमें भी आपको वो चीजें पढ़ाता रहा हूं जो पेपर में आ ही नहीं रही है, तो ये फालतू की बातें हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हमेशा हमने पढ़ लिया अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके है सर, चलो अपरिमेय संख्या देखेंगे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, बहुत टाइम से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग एकदम बिंदास चल रही है बच्चों, परफेक्ट, मजा भी आ रहा है। रात में वीडियो बना रहा हूँ और 2:47 हो रहा है रात के, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ठीक है।
अपरिमेय संख्या क्या होती है, थोड़ा सुन लीजिए। तो अपरिमेय संख्या ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बढ़ाना संख्या है। जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या वो होती है, जैसे मान लीजिए जिन संख्याओं को परिमेय संख्या, अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था जो परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा डिफरेंट आप जानेंगे, थोड़ा बेटर रहेगा। देख लेते हैं क्या होता है परिमेय अपरिमेय। अपरिमेय थोड़ा सुन लीजिए आप, जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो परिमेय संख्या, अब मैंने अभी आपको एक संख्या बताई थी जिसे हमने परिमेय संख्या हमने टॉपिक किया था। परिमेय संख्या जो हमने बताया p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 कुछ भी है, -2/3 कुछ भी ये संख्या थी, ये परिमेय संख्या थी। लेकिन यहीं पे एज कंपैरिजन इसके अपरिमेय संख्या होती है बे संख्या। क्या है? बे संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में लिखी ना जा सके। क्या है? बे जो पूर्ण संख्या, सॉरी कहां पर गया, जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता वे संख्याएं जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना की जा सकें, ना की जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज भी आप पॉइंट में नोट कर सकते हो कि जो संख्याएं रूट में लिखी जा सकती हैं वो अपरिमेय संख्या हो सकती है। जैसे हम क्या है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या में एग्जांपल मेरे नोट्स में लिख रखे हैं, तो √2/3, सॉरी √2 है, √3 है और अगला क्या है √6 है। तो ये क्या है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। अब इन्हें हमने p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं लिखा क्या है। किसी अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लाने पर दशमलव के बाद ना तो अंक का अंत होता है और ना ही अंकों का अपवर्तीय रूप में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो। तो ये संख्याएं थी। अब इम्पोर्टेंट है हमारा जो पढ़ाना है मुझे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है। थोड़ा सुन लेते हैं क्या है, हमारे 2 टॉपिक और बच्चे हुए, थोड़ा सुन लेते हैं उनको भी। संख्याओं से रिलेटेड है क्योंकि अभी ये बेसिक चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साइड करेंगे हम, आपको मिलते रहेंगे, सब कुछ चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं करो, हम करेंगे। जातीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले हम पढ़ेंगे जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। तो नवोदय के पेपर में इस तरीके से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। जातीय मान, अब मैं यहाँ पर कोई संख्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8, 6, 7, 8670 लिख रहा हूँ। अगर 8670 में 6 का जातीय मान क्या है, आप भूलेंगे नहीं कभी, इस तरीके से आपके दिमाग में चला जाएगा। तो देखो 8670 में 6 का स्थानीय मान, 6 का पूछा है, 6 कौन से नंबर पे है, 6 यहाँ पर है, ठीक है। 6 का जातीय मान पूछा है। जब भी आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जातीय मान को लेकर आ जाए, ध्यान रखना है जातीय मान की बात कर रहा हूँ, स्थानीय मान की नहीं। जातीय मान वह संख्या खुद होती है। अब 6 में 6 का जातीय मान क्या है, 6 ही है। क्या है, वह संख्या खुद होती है। वह मैं लिख भी दे रहा हूं, वह संख्या खुद होती है। जितना भी पूछा जाए ना, वह संख्या खुद होती है। क्या होती है, वह संख्या खुद होती है, ठीक है। 6 ही है। अब यहाँ पर 6 का पूछा गया तो 6 ही था। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7,778। अब यहाँ पर 8 का पूछा जाए तो 8 ही है। अगर 7 का पूछा जाए, अब यहाँ पर कौन से 7 का पूछा जा रहा है, ठीक है। आप पूछेंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से 7 का पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनता। ये मैंने गलत थोड़ा लिख दिया, 6 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9, ठीक है। 7 का पूछा है तो 7 ही है, और 6 का पूछा जा रहा है तो 6 भी। अगर ऐसे भी आ जाता है 7 का पूछा जाता है तो सभी, अगर सेम भी होगा तो भैया आप लगा देना कि 7 ही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्थानीय मान के भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जातीय मान में संख्या खुद होती है और स्थानीय मान भी देख लेते हैं। क्या है हमारा स्थानीय मान, इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है स्थानीय मान, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जातीय मान तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्थानीय मान बहुत पूछा जाता है। अब स्थानीय मान क्या होता है, बेसिकली आपको मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर 96,844। 96,844 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है, ठीक है। अब देखो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्थानीय मान अगर पूछा जाता है, यहाँ पर 6 का पूछा है, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 6 आप लिखेंगे, वो संख्या पहले तो आप खुद लिखेंगे जिसका पूछा जा रहा है। उसके बाद उस संख्या के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे आप मानेंगे यहाँ पर कितनी संख्या, 1 2 3, कितनी संख्या है 3, तो आपको सिंपल क्या है 3 0 लगा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ऐसे कर सकते हो जितने का भी पूछा जाए। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7,696। यहाँ पर अगर मैं पूछ लिया जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या है, क्या 9 का क्या है, 9 का क्या है स्थानीय मान क्या है, तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 9 आप खुद लिखेंगे। 9 के बाद कितने अंक है, केवल 6 है, तो 90, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर पूछूं 8,647 में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 कहाँ पर है, 6 तो खुद लिख लो आप। 6 के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर स्थानीय मान एक बड़ी सी संख्या लिख लूँ, 8 9 6 8 और ये 4 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 5 लिख लूँ और लिख लूँ यहाँ पर मैं फिर से 6 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं पूछ लूँ 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है, ओके। अगर 9 का पूछूं तो 9 कहाँ पर है हमारा, 9 है यहाँ पर। हम पहले वो संख्या खुद लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे काउंट करेंगे कितने अंक है उसके पीछे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, इतने 0 लगा दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है स्थानीय मान। जो जातीय मान वो संख्या खुद होती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है साइड से, वो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ तो मेरा फर्ज है आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाना और आपको करवाना। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारा टॉपिक है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ओके। चलो समझते हैं थोड़ा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये जो भी है टॉपिक है, ये आपके पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड ही है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस देखना है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कुछ भी हो, अब 2 चीजों में समझ लीजिए। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, सबसे बड़ी संख्या, अगर रैंडमली क्वेश्चन आ जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए 9 9 9। अब देखो ऐसे कभी भी पूछा जाए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 9 बार आप 9 9 लिख दीजिए, 9 9 9 9 9 9 9 9, 9 बार 9 9 हो जाएंगे आपके, ठीक है, 3 और ये 3 और 3, 9 बार 9 9 हो जाएंगे। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 5 बार 9 लिख देंगे आप, सिंपल ये आपका चलना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 6 अंकों की होगी, ठीक है। अगर हम पूछेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम लिख देंगे 99, 9 बार 2। तो जब भी ऐसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऐसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 9 5 बार। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 बार 9। 7 अंकों की 7 बार 9, ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। जब भी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है, उसके आगे सबसे पहले 1 लगाना है, ठीक है।
अब 2 अंकों की पूछी जा रही है, उसके बाद आप लगा दो 0। ठीक है, अगर 3 अंकों की पूछी जा रही है तो उसके बाद एक और 0 लगा दो। लेकिन याद रखना है उसके आगे 1 आना चाहिए, हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो उसके आगे सबसे पहले 1 लगाओगे, उसके बाद आपको 4 0 लगाना है। 4 0 क्यों लगाए, क्योंकि 5 अंक होने चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5। अगर 6 अंकों की पूछ लेता, सबसे पहले 1 लगाओ और 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये होती है छोटी संख्या। अब थोड़ा समझते हैं भैया क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा ये सुन लीजिए। पूछा किस तरीके से जाता है, क्योंकि वो भी तो बताना जरूरी है भैया। अब देखो क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखो क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से ही पेपर में इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं और देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 बार 9 लिखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, 4 बार 9 लिख लिया। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया कि 2 अंकों की है, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 0 लगा देंगे, ये 2 अंकों की होगी। सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना और योग का मतलब होता है प्लस करना। तो अंतर है यहाँ पर, यानी कि माइनस करेंगे। 9 में से 0 गया, 9 का 9 बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, और ये एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से बनते हो। लेकिन कई केसेस में क्या होता है बच्चों, आप सुनिए थोड़ा, कई केसेस में होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजी नहीं बनाते। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या यहाँ पर दी जा रही है, संख्या 2 4 8 9 की सबसे बड़ी व सबसे छोटी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या का योग क्या है। देखो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अब सबसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4, कौन कौन से अंक है, 2 है 4 है 8 है 9 है। ये सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे। क्या है सबसे बड़ी संख्या, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी के लिए सबसे पहले बड़ा वाला अंक लेंगे, यहाँ पर है 9, फिर उससे छोटा लेंगे, क्या है 8 है, फिर उससे क्या लेंगे 4 है, फिर उससे क्या है 2, ये हमारी होगी बड़ी। और ये क्या है, हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या, अब लिखेंगे सबसे छोटी वाली। तो सबसे छोटी वाली के लिए सबसे छोटा अंक लेंगे, कौन सा है 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ये तो एज इट इज ऐसे रहने वाली है। इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। योग का मतलब होता है प्लस करना। तो 9 8 4 2 को 2489 में आप जोड़ दो, ये आ जाएगा 11, 8 4 12 13, ठीक है, 9 4 13, फिर से 10 2 12, 12 331, 9 2 11, हासिल 1, ठीक है, 8 5 13, हासिल 1, ये हो गए 9 9 4 13, हासिल 1, 10 और 2 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से बन सकता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है बच्चों कि अब अगर इसी का अंतर पूछ लिया जाता, अंतर होता तो आप माइनस कर देते, सिंपल है। लेकिन कई बार क्या आता है, ऐसे दिया जाता है, कुछ संख्या दे दे रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 2, यहाँ पर लेता हूँ 8 6 0 3। अगर इस तरीके से कोई संख्या है तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, फिर हमारा क्वेश्चन का पूरा हुलिया बदल जाएगा। अब देखो समझते हैं थोड़ा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 आ गया। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। जब भी 0 आ जाता है, 2 0 आ जाते हैं, 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 4 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे करना देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 6 0 3 की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे, सबसे बड़ा लेंगे, सब सेम रहने वाला है, और उसके बाद उससे छोटा लेंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए ये जो 0 है सबसे बड़ी वाली में सबसे लास्ट में आपको लेना है। 8 ले लिया,
6 भी ले लिया, अब लेते हैं हम 3, उसके बाद लेते हैं हम 0, ठीक है। ये होगी बड़ी क्योंकि हमने इसको लास्ट में लिया है। अब थोड़ा समझ लीजिए सबसे छोटी में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सबसे छोटी यहाँ पर क्या है 0, तो 0 लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 0 आपको कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको उससे बड़ा वाला देखना है, उससे बड़ा हमारा क्या यहाँ पर 3 है, अब 0 लगाना है। पहले संख्या लगानी है कोई जिसका मान हो, जिसका एक्चुअल में कोई मान हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर उससे बड़ी संख्या क्या है 3 है, 3 के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। पहले 3 लगा लिए, सबसे छोटी संख्या। अब इसका योग पूछा है तो आप क्या करो 86 30 और प्लस 3068, इसको आप जोड़ लो 8, ये आपका 9 6 8 और 3 11,698, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, ये था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का फंडामेंटल सिस्टम। अब जो क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी चैनल पर पूरी की पूरी कोचिंग करवाई जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और जिन लोगों को नवोदय विद्यालय की ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहले वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करने वाले हैं, बस आप देखते रहिए वीडियो को और लाइक कर दें।